सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ जोर का झटका लेने वाले हम लोग, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। कभी ना कभी तो आपने ये झटका ज़रूर लिया होगा। सही से बताइए, सबसे रिकॉल करिए। सबसे जोर का झटका आपने कब लिया था? सबसे जोर का झटका आपको कब लगा था? बताइए जल्दी से। इंसिडेंट्स रिकॉल करिए भाई। जब अब पता है मुझे कब लगा था, मैं बताता हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरे ट्वेल्थ बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाला था, उसके पहले वो होते नहीं थे स्कूल में, प्री बोर्ड्स बोलते थे, कुछ ऐसा बोलते थे ना, प्री बोर्ड्स टाइप। तो उसका कोई फिज़िक्स का आई थिंक पेपर था, ठीक है। और सर्दियों का टाइम था और हीटर आता था ना, हीटर जिसमें कि ऐसे कॉइल्स लगी होती थी, याद है? हीटर आता था, ठीक है। तो ये जो है हीटर हम लोग जो है चलाते थे, ठीक है, जुगाड़ करके। अब वो क्यों जुगाड़ करते थे तुम अंदाजा तुम गेस करो, ठीक है, बस गेस करो, मैं तो नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि उस समय सर्दी बहुत पड़ती थी, है ना, और तुम समझ ही सकते हो कि सर्दी है जोर की, और फिर उस केस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हाँ समझ रहे हो। तो हुआ क्या कि जिस तार से कनेक्टेड था, ठीक है, नाइक्रोम वायर बिल्कुल, जो तो जिस तार से भी कनेक्टेड था ना, जिस तार से भी ये कनेक्टेड था, तो उस तार को, क्योंकि जल्दी से मुझे जाना था, एक्चुअल में ये हुआ था कि पता नहीं कुछ डीएमईएम के ऑर्डर्स थे कि भाई नहीं बंद होंगे। फिर पता चला यार कहीं से मुझे कि नहीं नहीं यार, पेपर तो वहाँ शुरू भी हो गया, यहाँ मैं गर्मी सेक रहा हूँ यहाँ पे हीटर में, ठीक है। मैं तैयार था स्कूल की ड्रेस में, और फिर जैसे ही मुझे खबर लगी, स्कूल की मेरा दूर था, तो मैं जल्दी से भाग के, मतलब जल्दबाजी में मैंने वो निकाला, और वो निकल के एक तार लगा हुआ था उसमें, ठीक है, और एक जो तार है वो मेरे हाथ में आके गिरा। और भाई साहब इतनी जोर का करंट लगा ना, हीटर पलट गया भाई, है हीटर पलट गया। आई वॉज लाइक गया मैं, ठीक है, मैं तो गया, अब आज तो गया, मतलब वो वाली फीलिंग आई थी भाई, इतनी जोर का था, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मज़ा आ गया। तो इस तरह का झटका अब पता नहीं कितने लोगों को लगा है कि नहीं लेकिन अभी क्यों लगा, कैसे लगा, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा, लेट मी टेल यू, सेकंड लास्ट लेक्चर है, ना सिर्फ फिजिक्स का बल्कि हमारे बैच का। मुझे पता है तुरंत तुम कमेंट करोगे सर एनवायरनमेंट इकोलॉजी, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी यार 2-3 उसका लेक्चर का है, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके बैच में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे जिन लोगों को अगर वैसे करना है, मुझे पता है बोलेंगे सर फ्री में करवा दीजिए यूट्यूब में, तो पढ़ा हुआ है लेक्चर, एक वन शॉट करके लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा, उसमें मैंने एनवायरनमेंट करा रखा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये हमारे बैच का सेकेंड लास्ट लेक्चर है आज। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, तो करंट करंट शब्द आपने पहले भी किसी सब्जेक्ट में सुना है, रिकॉल करो, कहाँ पर सुना आपने? कोई रिकॉल कर सकता है? ओशन करंट हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में, है ना। तो करंट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो, फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो जब हम ओशन करंट बोलते हैं, तो मतलब ओशन का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसका फ्लो जो होता है, उसका प्रवाह जो होता है, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक। हिंदी मीडियम के सभी छात्र और छात्राएं अपने अपने अपना जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे जो हिंदी वाली है, और कहीं भी हिंदी टर्मिनोलॉजी में अगर दिक्कत आए तो वहाँ से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं मुफ्त में, उसका लाभ उठाएं, ठीक है ना। अगर ये तो हो गया एक बेसिक सा लेमैन डेफिनेशन, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में जाएं,
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊँ, इट इज़ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, बस आप इतना समझ लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। पॉजिटिव पॉजिटिव हटा दो, इसे पॉजिटिव तो होता है लेकिन छोड़ दो अभी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चार्ज कहाँ से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है तो वही हो जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, और इस कूलॉम को ही एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़? इसी को एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कूलॉम करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूलॉम्स लॉ दिया था, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे, जैसे हमने फोर्स देखा न्यूटन जी के नाम पे, वर्क देखा जूल जी के नाम पे, तो इस तरह से आप भी कुछ करिए हैं, तो आपके नाम पे भी यूनिट फिर हम बनवाएंगे। जैसे पिंटू जैसे द्विवेदी हैं तो पिंटू नाम की यूनिट हो गई है। वेद प्रकाश तो वेद यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह की यूनिट आप भी ऐसे काम करिए, लेकिन आपको तो करना नहीं है, हैं? महुआ माता जी तो जो यूनिट हो रही है, पता चला लो चार्ज की महुआ। तो ये जो यूनिट है ये उनके नाम पे पड़ी है। आप भी ऐसे एक दिन नाम करेंगे, आपका भी हम नाम रखवाएंगे ऐसे ही, ठीक है, ऐसा यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की। अब बात ये आती है कि एक कूलॉम चार्ज कितना होता है, एक कूलॉम चार्ज कितना होता है, कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वैसे ही करंट क्या है? करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में, यही होता है। तो फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। आ गया? अब देखो, बात मैं ये बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा ये मुझे आराम से पता चल जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। है बात? तो मैं क्या करूंगा, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सटीक बात? तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक कूलॉम चार्ज कितना कब फ्लो होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं फ्लो होते हैं तो तब एक कूलॉम चार्ज बनता है, तो यही वाला चीज़ लगा दो, एक कूलॉम रख दो चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे देखना है कितना। तो ये आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻18। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तब जाके एक कूलॉम का चार्ज बनेगा, डेवलप होगा। समझ में आई आपको बात? यहां तक क्या बात समझ में आई आपको? आपको ये बात समझ में आई कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट बनता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है इसलिए, और करंट वही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉन्स में करंट होता है, तो बस। और कब एक कूलॉम का चार्ज बनता है? कब एक कूलॉम का चार्ज बनता है? जब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तब जाके एक कूलॉम का चार्ज बनता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप याद रखेंगे, Q = I × T। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो एमीटर है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। आसानी से याद रहेगा, एमीटर एम्पियर, एमीटर एम्पियर। तो ये आपका एमीटर है जिससे हम अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता लगाएंगे, और एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। वैसे अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो I = Q/T था। Q यानी चार्ज, यूनिट कूलॉम, टाइम की सेकेंड तो कूलॉम पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि एम्पियर जी ने करंट को लेकर काम किया था तो इसलिए हमने उनके नाम पर रख दिया। तो एम्पियर कुछ और नहीं है बल्कि एक कूलॉम चार्ज एक सेकंड में जो फ्लो हो रहा है। आई अगेन रिपीट, एक एम्पियर करंट तब बनती है जब एक कूलॉम चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो, उसको बोलते हैं एक एम्पियर करंट। सिंपल। चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? आई अगेन रिपीट, देखते जाएंगे, जो भी आपका हिंदी वाला PDF है आपके ग्रुप में अपलोडेड है,
ठीक है, जो परमार जी के बैच 3.0 का है, वहाँ से आप उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो जो लाइक चार्जेस हैं, यानी जो एक तरह के चार्जेस हैं, आवेश हैं, वो एक दूसरे के दूर भागते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेगा, लड़का लड़का दूर भागेगा, लड़की लड़की दूर भागेंगी। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मतलब यही रीति का रिवाज, यही विधि का विधान है, इसको ना तो कोई बदल पाया है ना कोई बदल पाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं कि जो चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, यानी कि जो समान तरह के आवेश हैं, वो एक दूसरे के दूर भागेंगे, और जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ओर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं ये कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू इट। तो यूजुअली जो हमारे मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं, सुचालक वो होते हैं, या फिर चालक वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं। हर कोई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक मीम याद आ रहा है कि सिल्वर बोला एल्युमिनियम से, भाई मैं तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूँ। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम से बोला, भाई मैं तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूँ, है ना। और इंसुलेटर फिर वहाँ पे आएंगे, जैसे लकड़ी बगल में पड़ी हुई है, यू गैस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वुड को अगर हम देखें, प्लास्टिक को देखें, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें फ्री। जो मेटल में हमें देखने को मिलते हैं, एकदम आतुर रहते हैं मेटल्स कि कोई तो हमें उठा के ले जाए। तो ये मेटल्स क्या, एकदम आतुर बैठे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं। देन आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है, तुमको क्या लगता है? जैसे ये तार है, तार है, ठीक है, इसमें बिजली कब आती है? इसमें बिजली कब आएगी? जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ या ना? ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम की है, सिल्वर की, किसी की भी है, हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ऐसा क्या हुआ कभी कि भाई जैसे अभी ये तार पड़ा हुआ है ऐसे खाली, तो उससे झटका नहीं लगता है। लेकिन ये सॉकेट में लगा दें, स्विच ऑन कर दें, तो झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसको हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जी हाँ। कैसे? अब जैसे मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसमें मैं पानी इसमें पानी है। क्या ये पानी फ्लो करेगा इफ आई कीप इट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसको मैं रखूँ, क्या इसमें पानी फ्लो करेगा? द आंसर इज नो। लेकिन स्लाइट टिल्ट दूँ इसमें, स्लाइट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। देखो, एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए एक डिफरेंस चाहिए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी टेक्निकल भाषा में डेफिनेशन ये होती है कि जितना कार्य आप करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो कैसे? जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, मतलब कि सुचालक है। अब इसमें फ्लो नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल, या फिर हमने इसमें क्या डाल दी, ये हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल। हाँ जी, सेल या बैटरी, जो भी आप बोल लो। वैसे सेल और बैटरी में ज़्यादा अंतर होता नहीं, बस अंतर ये होता है कि जब बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ सेल हम मिला देते हैं ना, तो वो बैटरी कहला देती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पीडी क्रिएट करना। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलूंगा मैं, पीडी इन शॉर्ट बोलूंगा, ठीक है। तो आप समझ जाना। जब ये मैंने बड़ी वाली डंडी बनाई, तो अपनी डंडी तो बनाई होगी कक्षा 9-10 में, तो है ना। तो इसका बड़ी डंडी का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और छोटी वाली का मतलब होता है स्मॉलर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसका हाई पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, छोटा पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, कहाँ फ्लो होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा बताओ? राइट को फ्लो कराओ या लेफ्ट को? बताओ जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन को राइट को फ्लो कराओ या लेफ्ट को? आंसर जल्दी से। प्रशांत तिवारी सर, रेलवे की पेवाई बंद करके सीजीएल की स्टार्ट करवाइए। प्रशांत तिवारी, हमको मत बताइए हमें पता है कब स्टार्ट करवाना है कब नहीं।
हाँ, लेफ़्ट में फ़्लो करेगा, ओके। बिना वो जी बोल रहे हैं राइट में, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं लेफ़्ट में। क्यों लेफ़्ट में फ़्लो करेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एंड अभी हमने देखा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपल, तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ को भागेगी? अगर ये मुझे पूछना चाहिए था, है ना, कायदे से, तो इलेक्ट्रिसिटी राइट को भागेगी। ध्यान रखियो। क्यों रखियो? अभी मैंने बताया था एक चीज़ जो कि मैंने लिखवाया नहीं था, बाद में काट दिया था। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं वैसे, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर अगर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव वाला इधर फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होती है। तो पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, सिंपल। तो जो कार्य किया गया इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जितना मुझे काम करना पड़ा इसको उठा के यहाँ रखने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ रखने में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है? वर्क डन टू मूव द चार्ज, और Q क्या है? चार्ज है। ये फॉर्मूला याद रखे रहेगा। दूसरा फॉर्मूला है, पहला क्या था? Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। दूसरा है V इज इक्वल्स या फिर W इज इक्वल्स टू QV। क्यों भाई? इस तरह से याद कर सकते हो, हाँ, क्यों वाई, ठीक है। मतलब जैब से भी आपको याद करना हो, लेकिन ये याद करना है आपको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे से पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर टाइप, या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकता है। इसको मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। ये भी बड़ा आसान है। करंट को मेजर करते थे एमीटर से, यूनिट थी एम्पियर। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और यूनिट है वोल्ट। बहुत आसान है। तो वैसे अगर हम देखें तो अब अगर हम पूछूं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, तो तब क्रिएट होता है जब 1 जूल का काम, वर्क डन की यूनिट जूल होती है ना, किया जाए 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए। जब आप 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कर रहे हैं 1 जूल का काम कर लिया, मतलब आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। समझ रहे हैं आप? 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में, ठीक है, 1 जूल जब काम किया जाता है तो उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है। रेजिस्टेंस जो है नाम से स्पष्ट है, आपने हो सकता है इंग्लिश में वोकैबुलरी में भी पढ़ा ही होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन से ही। हाँ जी। अब हो क्या रहा है ना, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सबको जाना है, ठीक है। ऐसे बढ़ाम बढ़ूम करते हुए चल रहे होंगे, एक दूसरे को मारते पीटते खचोटते, है ना, ऐसे ही चल रहे होंगे सब एक दूसरे को मारते हुए, राइट। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है ना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ध्यान समझते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। अपनी सारी इंद्रियों को यहाँ केंद्रित कर दो। अगर कोई इंद्रिय इधर उधर जा रही है, उसको बोला थोड़ी देर के लिए इधर आओ, है ना। जितने भी इंद्रिय वाले घोड़े हैं, उनको सबको उनकी कमान अपने हाथ में लो और एक डायरेक्शन उनको भगाओ, ठीक है। वो है रेजिस्टेंस और डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो हो रहे हैं, अब तुम मुझे बताना, ठीक है, ईमानदारी से बताना, कोई बेईमानी नहीं चलेगी। ये है कंडक्टर, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा है, ठीक। अब इसी सेम चीज़ को, सेम कंडक्टर को मोटा कर दूं, चौड़ा कर दूं, ठीक। ये पहला केस, ये दूसरा केस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इनको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा या कम रेजिस्टेंस मिलेगा? बताना तो। ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? और तीसरा केस ले लो, यही सेम है, सेम, ठीक है। अभी लेंथ इनकी सेम थी, मैंने क्या किया? चौड़ा कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ? चौड़ाई सेम है, लेंथ बढ़ा दी बहुत सारी, लेंथ बहुत बढ़ा दी, चौड़ाई सेम है। पहले वाले केस में जितनी चौड़ाई उतनी चौड़ाई है। अब क्या होगा हालत? अब हाल क्या होगा मुझे जल्दी बताओ। 1-2 को कंपेयर करो और 1-3 कंपेयर करो। तो सर यहाँ पर क्योंकि हमने चौड़ा कर दिया तो इनको ज़्यादा रूम मिल गया, ज़्यादा स्पेस मिल गया भागने के लिए,
तो आराम से भागेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ नहीं भागेंगे। तो यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये मैं बोल सकता हूं? द आंसर इज यस। इस केस में क्या होगा, मैंने लेंथ बढ़ा दी तो बेचारों को ज़्यादा दूर तक भड़ाम भड़ूम करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक एक दूसरे से माथा खोरी करनी होगी, मतलब ज़्यादा लड़ना होगा एक दूसरे से। सिंपल, यानी कि हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यही लिखा हुआ ये। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आई बात? अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, जैसे कि मान लो ये कॉपर वायर है, ठीक, आपने बोला कि इस कॉपर वायर का अगर मैं वो बढ़ा दूं थिकनेस, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस मिलेगा उससे कम मिलेगा यहाँ पे। हमने कहा बिल्कुल बात सही है, लेकिन सर हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे कि आपको पता है कॉपर है, और कॉपर जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि कम रेजिस्टेंस देगा। ऑलवेज रिमेंबर, गुड कंडक्टर लेस रेजिस्टेंस। जितना अच्छा आप कंडक्टर होगे उतना ही कम आप प्रतिरोध ऑफर करोगे, यही बात है। तो सर कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर की तारें लगाई जाती महंगी आती हैं एल्यूमिनियम कंपैरिजन में। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये कॉपर है, ठीक, ये कॉपर है, और मैंने एल्यूमिनियम उतना ही लेंथ का एल्यूमिनियम का ले लिया इस बार। अब बताओ जरा तुम कि अब बढ़ेगा कि घटेगा? तो यार ऐसे में तो मैं भी कंफ्यूजन में पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई सेम नेचर ऑफ मटेरियल का मुझे तार लेना पड़ेगा, तभी तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हर मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर आप मुझसे सेम लेंथ, सब कुछ सेम था, सेम लेंथ था, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन था, तो ऑब्वियस सी बात है बोलता भाई एल्यूमिनियम में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अब तुम ये जो बढ़ा रहे हो ना, ये इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, बिकॉज नेचर ऑफ मटेरियल बदल दिया आपने, और हर नेचर ऑफ मटेरियल की फिक्स्ड एक होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टिविटी ये क्या है? तो जो रेजिस्टेंस है अभी मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो एक जो कांस्टेंट आएगा ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आई बात? और ये होता है सबका एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। सिल्वर का इतना होता है, अब धीरे धीरे आप ऊपर से नीचे जाओगे बढ़ रहा है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब अच्छा कंडक्टर है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर है। देन कॉपर की, तभी तो हम कॉपर की तार लगाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं लगाते? हाँ, सिल्वर की तार क्यों नहीं लगाते हम? एल्यूमिनियम हो गया, टंजस्टन हो गया, टंजस्टन का सिंबल बताओ जरा। निकल हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, मरकरी हो गया, मैंगनीज हो गया। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स हैं, मतलब बैड इन दी सेंस कि ठीक है ऊपर अच्छा है देन धीरे धीरे बेकार। अब सिल्वर की अगर तुम तार लगा दोगे, पहली बात तो सिल्वर उतना ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल नहीं, लेकिन मान लेते हैं तुम बहुत अमीर हो, तुमने ड्रीम 11 में, अभी IPL है, तुमने लगाया ड्रीम 11 में सट्टा और तुम जीत गए कम से कम लगातार 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तुमने कहा सिल्वर की तार लगाएंगे, अमीरी छा रखी पूरी, लगाया तुमने। तुमको लगता है मिलेगा सिल्वर का तार? तुमको आज लगाओगे कल मिल जाएगा? तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तुम्हें तार, तो इसीलिए नहीं लगाते। अब एलॉयज़ की बात करें, एलॉय क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल से इनको मिला के बनाया जाता है। तो एलॉय का ये क्वेश्चन बनता है कि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है जैसे ये ब्रास है, ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का, तांबे और जस्ते का, ब्रॉन्ज कॉपर टिन का, ऐसे ही। तो अब मैं ये सवाल पूछूंगा, बेटा ये बताओ ब्रास का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा या कॉपर और जिंक, मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में ब्रास का ज़्यादा कोई कम होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ध्यान रखना एलॉयज़ का रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, इनका रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनका रेजिस्टिविटी नहीं सर सिल्वर में लूट है, हम सोना लगाएंगे एक दिन सर आपके आशीर्वाद। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज मोर देन
देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यही लिखेंगे ना अंग्रेजी में। तो जिन मेटल से बना है उससे ज़्यादा होगा एलॉय का रेजिस्टिविटी, ठीक है। इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी। तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको हम रो बोलते हैं। ये जो लिखा है ना गलत लिखा है, ये जो लिखा है ना गलत लिखा है। गलत क्यों लिखा है बताता हूँ तुम्हें। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस जिसकी चर्चा कर रहे थे, इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है ओम, ठीक है। क्या होता है? ओम, जिसका उच्चारण हम लोग रोज़ करते हैं, मतलब अभी इस समय नहीं कर पा रहे हैं, भ्रामरी परफॉर्म करते वक्त है ना। तो जब हम भ्रामरी करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, काफ़ी मन को शांति मिलती है। तो क्या इसीलिए रेजिस्टेंस का हम ये एसआई यूनिट रखें? ऐसा नहीं है, ये एक लोग का नाम था। अगेन अब किनका नाम था अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुकिए। एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। रो की क्या होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। कुछ नहीं, इसमें ओम रखो, लेंथ की मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मीटर स्क्वायर आप रखोगे तो मीटर से मीटर कटेगा, ये वाला मीटर ओम के पास पहुंचेगा, तो ओम मीटर होती है एसआई यूनिट रो की। दिक्कत नहीं होगी। तो सर मो क्या लिखे हो? ये गलत लिखा हुआ एक्चुअल में। ये मो या फिर ओम इनवर्स जो होती है ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है। कंडक्टेंस मतलब भैया जो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का ओम है तो उसका मो हो गया या ओम इनवर्स। देख रहे हो, ऐसे ऐसे काम करने चाहिए हमारे साइंटिस्ट को, ताकि बच्चों पे लोड कम पड़े। अब अगर मान लो एक और कुछ साइंटिस्ट आ गया तो उनके नाम पे तो और माथापाची होती है, एक चीज़ और याद करनी पड़ती है। क्या किया? ओम का मो कर दिया। कितनी अच्छी बात है कि नहीं। अब रो का जो है ओम मीटर है। अब ये जो नाम पड़ा ओम जी के नाम पे पड़ा, ओम को नहीं कि भाई ओम सिंह दिवाकर और इस तरह का, ना ना ना, इनका नाम था साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, ओम सिंह दिवाकर नहीं, ठीक है। इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में इन्होंने एक नियम दिया। उस नियम के अनुसार इन्होंने बोला कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, सारी फिजिकल टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर से ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये हर केस में ट्रू नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। ये हर केस में ट्रू नहीं होता है, ये कंडक्टर के केस में सिर्फ ट्रू होगा, ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये आपसे इसीलिए पूछता भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा जल्दी जल्दी भागेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा ठोकेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। 1827 में दिया तो उन्होंने बोला था कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, विभवांतर क्रिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ये ओम्स लॉ बोलता है। और ये जब हम अगेन प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को बोलते हैं ये है रेजिस्टेंस, जिसके एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, बता चुका हूँ, ओम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है वो भी एक्सप्लेन हो चुका है हम लोगों का। इतनी चीज़ क्लियर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लीनियर ग्राफ बनेगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये है आपका वी ग्राफ। वैसे पूछा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो ये चीज़ ध्यान रखना। हायर दी स्लोप, किसका कॉल आ रहा है, रुकना एक सेकेंड। ठीक है, बनेगी जो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन क्यों? क्योंकि आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जीरो ही होगा करंट भी। तो इसका हायर दी स्लोप, ध्यान रखना, हायर दी स्लोप हायर दी रेजिस्टेंस, ठीक है, हायर दी रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखना वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सिस में करंट होना चाहिए। अगर उल्टा कर दियो ना तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि हायर दी स्लोप लोअर दी रेजिस्टेंस, अगर उल्टा किया तो। समझ में आती बात? ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या सर ये वैल्यू रटनी है? एक दो की याद कर लो, खासकर रेलवे वाले स्टूडेंट हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद कर लें उसको।
अब यूजुअली जो हमारा ये वायर होता है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, ठीक है। तो और यूजुअली जो यहाँ पर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर रखते हैं तो वो हम पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर पूछ लेता है इस तरह से कि अगर रेडियस ऑफ वायर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। समझ में आती बात, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बढ़ाओगे ये तो घटेगा ये। अब किस प्रोपोर्शन में घटेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 डबल करोगे तो 4r² हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा आपका ये। समझ में आती बात। लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के रेडियस या फिर डायमीटर, वही सेम ही चीज़ होती है आपकी, है कि नहीं, मतलब सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर, रेडियस का डबल ही होता है डायमीटर। ऑलराइट, हाँ जी। तो अभी आते हैं ये, हाँ जी, उससे ये वाला याद आ रहा, हाँ जी, मैं कौन, ज्योति बल्लभगढ़ से, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। गुड मॉर्निंग, गुड ईडियम। तो कंडक्टर क्या होता है, मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू देम हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, उतने फ्री नहीं होते हैं इसमें, तो बेचारे फ्री नहीं होते, पकड़ के रखा गया इनको। तो कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्टर सबसे ज़्यादा, देन सेमीकंडक्टर और देन इंसुलेटर। ये क्या है, ये है रियोस्टेट। क्या ये है रियोस्टेट। ये क्या करता है, इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए किसी सर्किट में इसको यूज़ कर लिया जाता है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जहाँ से जिसने आपको बहुत दर्द दिया, मतलब जितना दर्द उसने नहीं दिया होगा ना, उससे ज़्यादा दर्द तुमको इसने दिया होगा कक्षा 9-10 में। टीचर ने भी हो सकता है पिलाई करी हो तुम्हारी इसी चक्कर में कि तुमसे रेजिस्टेंस नहीं निकलता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है कि नहीं, और तुम परेशान रहते थे कि कैसे निकलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ये चीज़ फिजिक्स में और एक चीज़ वो केमिस्ट्री में, चला एक बैलेंस क्यों नहीं होती इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छा, मुझे याद है मेरे जब मैं जैसे 7th क्लास में था, आई थिंक, हाँ 7th में ही था शायद, 7th में, हाँ। तो वहाँ पे बैलेंसिंग होती थी, बैलेंसिंग शायद वहीं से इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो था क्या ना कि मुझे पता रहता था कि मेरे बगल में कौन भैया बैठने वाले हैं, मतलब 8th क्लास के एक भैया बैठते थे, मुझे अभी भी नाम आया था, रजत सोनी नाम था उनका ठीक है। तो काफ़ी मतलब लंबे से थे, तो मुझे मतलब पता था कि यही बैठने वाले हैं, ठीक है। तो जब मुझे पता था, और वो काफ़ी अच्छे थे बैलेंसिंग में, मतलब काफ़ी अच्छे थे, मतलब थोड़ा जानता भी था मैं, बास्केटबॉल वगैरह 1-2 बार खेले थे, तो मुझे पता था सर कि इनकी बैलेंसिंग काफ़ी तगड़ी। भाई मैं पढ़ता ही नहीं था बैलेंसिंग जैसे ही आता था ना पेपर में, मैं पेपर उनको देता था शिफ्ट करके, तुरंत खट 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 करके वो मुझे भर के दे देते थे। भाई गजब आनंद आता था। मैं नहीं पढ़ता था, सबको लगता था कि लगता है इसको अच्छे से काफ़ी आता है, लेकिन वो क्या करते थे कि वो पूरा भर के देते थे, और मुझे समझ पल्ले नहीं पड़ती थी भाई वो बैलेंसिंग कैसे होती थी, यहाँ तक कि मम्मी तक कर देती थी, ठीक है, उस टाइम पे तो मुझसे नहीं होती थी। लेकिन तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो चलो भाई, तो ये बताना ज़रूरी लंबे से था। हाँ यार, अब याद आ गई रजत भैया की, तो बता दें, हो सकता है कहीं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरी आवाज़ कहीं पहुँच जाए उन तक, है ना तो उन्हें पता तो चले कि भाई जिसकी वो बैलेंसिंग किया करते थे, तो आज वो यूट्यूब में पढ़ा रहा है तो टाइप्स हमारे होते हैं सीरीज़ और पैरेलल, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रृंखला और इसको बोलते हैं समानांतर हिंदी में। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये होता ही है कि इसको निकालते, फॉर्मूला तो बड़ा आसान होता है कि R1 + R2 + R3। क्यों, देखो होता क्या ना, सीरीज़ में करंट सेम होता है, जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो विभवांतर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। तो करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। वहीं पैरेलल में अगर बात करें, ठीक है, पैरेलल में अगर बात करेंगे तो करंट जो होता है ये डिफरेंट होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना PD, वो सेम। अब ये कैसे होता है वो अभी हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने करंट दौड़ाया, तो जो इसके पास पहुँचेगा वो इसके पास, वो इसके पास। यहाँ मैं करंट दौड़ाऊँ, ठीक है, यहाँ से कुछ करंट यहाँ भागेगा,
कुछ आगे चला जाएगा, जो आगे जाएगा उसमें से कुछ इसके पास चला जाएगा और कुछ इसके पास चला जाएगा। तो क्या सबके पास सेम गया करंट? अलग अलग गया। तो आपको दर्द इसलिए होता था, नाइन्थ टेंथ में होता था ना, हाँ, तो इसलिए दर्द होता था बिकॉज जब बड़े बड़े रजिस्टर्स, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आ जाते थे तो आपको समझ नहीं आता था कौन सीरीज़ है कौन पैरेलल है। पहली बात तो ये कि उतने लंबे चौड़े आपके एसएससी एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है, और अगर आएंगे भी थोड़े बहुत तो वो अभी मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन पहले ये वाला करते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। रेजिस्टर हैं दो, 20 ओम 4 ओम, ठीक है, सीरीज में दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब बताओ कितना करंट फ्लो होगा इससे, जल्दी से बताओ कितना करंट फ्लो होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। बैलेंसिंग तो इजी, हाँ इजी तो थी, लेकिन वही है ना कि मैं उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया था, है ना, मैं उनकी तरह पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया था कि भाई मुझे क्या ही करना है, सिक्के जब भैया वो कर ही देते हैं, 2 मिनट लगते हैं, क्यों फालतू माथा बच्ची अपनी करो। और वो बहुत तेज़ थे, वो एकदम तुरंत खटाक से करके देते थे, जैसे ही टीचर पीछे जाता था या फिर जैसे मैं मतलब क्या होता था, मैं मतलब शीट मांगने के चक्कर में मतलब टीचर को वो कर देता था कि भाई थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, शीट मैं मांगता था, तब तक मैं शिफ्ट कर देता था इधर, और बस मेरा काम हो जाता था उतने में। तो यहाँ पर सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 24 ओम आ जाएगा। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, अलग अलग नहीं हम कैलकुलेट करते हैं। जब भी सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सो दैट आसानी से हम अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकें। अभी 6 वोल्ट की बैटरी है तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो 6 यहाँ पर रखेंगे, I और R कितना है 24, ठीक है, तो I कितना आएगा, तो 0.25 एम्पियर, है ना। अब अगर मैं इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर देता तो कितना आता, जल्दी बताओ पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/4। अब यहाँ पे मैंने 20 लिखा, यहाँ 1 और यहाँ पर ये, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकली, 20/6। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो 6 इज इक्वल्स टू आई इंटू 20/6, यानी कि 36/20। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 18/10 और 9/5, तो 9/5 एम्पियर आ जाएगा इस केस में। ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, अभी मैं तुम्हें ध्यान रखवाता हूँ, चलो रखवा ही देता हूँ। जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हों, ये सब गुणा भाग उतना मत करना, एलसीएम और ये वो के बीच चाल कुछ मत करना। क्या करना फिर, जब दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हों तो दोनों को गुणा कर देना और दोनों को जोड़ देना, 20 चौको 80 और 20 4 24, ठीक, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, 10/3, वही चीज़ आई है, 10/3 वही चीज़ आ गई, इतना सब कैलकुलेशन बच गया अपना, है कि नहीं। तो जब, लेकिन ये मत कर देना, अब जैसे यहाँ 3 है, 5 10 30 है, तो 5 गुणते 10 गुणते 30 और 5 + 10 + 30, उठा के ध्यान रखना फिर हम, हाँ आगे के शब्द तुम समझ गए होगे। तो ये हमको करना है सिर्फ जब दो रजिस्टर्स होते हैं तब, 3 4 5 में हमें ये हरकत नहीं करनी है। अब बताओ करंट कितना फ्लो होगा, जल्दी से जल्दी से बताओ। एसएससी में रजत भैया को ले जा सकते क्या सर, मतलब समझा नहीं है, पता नहीं वो बीटेक वगैरह शायद करने चले गए थे जम्मू के कटरा में, कोई कॉलेज था वहाँ पे शायद। चलो तो सपोर्ट, भाई पूरा सपोर्ट है, ठीक है, एंड
अब मतलब काफ़ी लोग को लगता है कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं है। ओके 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 ओके। हम ठीक है। बात वगैरह जो भी है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने साइड से अभी करूँगा अभी क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या ना कि जो सर ने कल बात बोली थी बिल्कुल सही थी कि एक्चुअल में जो हम लोग का ग्रुप बना था टीचर्स का उस टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे, टीयर 1 के टाइम पे, उसमें कुछ हो नहीं रही चीज़ें, ठीक है, तो उनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल में पता ही नहीं लग पा रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मुझे खुद पता नहीं कि कौन टीचर क्या कर रहा है अपने साइड से। खैर, तो क्वेश्चन टाइम पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। आर इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है पैरेलल कनेक्शन में। एलसीएम लेंगे 30, 6, 3 और 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10 बटा 30। ये 1/r इक्विवेलेंट है तो आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 30/10 यानी कि 3 ओम निकल आएगा, ठीक। तो करंट कैसे निकलता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और V है 12, I निकालना है, R है 3, 3 चौको 12, 4 एम्पियर, ठीक। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, बताना मत लेकिन किसी को। वो चीज़ ये है कि आर इक्विवेलेंट, जैसे कि मेरे पास 3 4 5 6 जितने भी रजिस्टर हैं, एक बार मैं सबको सीरीज में कनेक्ट करूं और एक बार मैं सबको पैरेलल में कनेक्ट करूं, एक बार मैं सबको सीरीज में कनेक्ट करूं और एक बार मैं सबको पैरेलल में कनेक्ट करूं, किस केस में ज़्यादा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो ध्यान रखना, आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल के केस में वो कम होता है। इसीलिए जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो पैरेलल में यूजुअली प्रेफर करते हैं अगर हमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना होता है। एज सिंपल एज दैट, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 20 ओम में 4 ओम है दोनों, सीरीज में कनेक्ट करने में 24 आया और पैरेलल में कितना आ रहा है 10/3 यानी कि 3.33 आया। अगर इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता तो 30 40 45, और इसमें तो सिर्फ 3 आ रहा है। ये एक है, और दूसरा और तुम जादू देखो भाई ओपी शर्मा तो ये क्या है कि हमेशा जब भी तुमसे 2 3 4 10 जितने रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करने को बोलेगा तो उसमें से जो सबसे छोटा होगा ना रेजिस्टर, उससे भी वैल्यू कम आएगी, उससे भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम आएगा। देखो 4 है छोटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 3.33। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 5, इक्विवेलेंट कितना है 3, यानी 5 से भी छोटा आया। यानी कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब भी आप पैरेलल में अगर निकाल भी रहे हो इस तरह से, तो ध्यान रखना कि जो सबसे वह है छोटा उससे अगर बड़ा आ रहा है आपका आंसर तो गलत किया आपने। जब सेम तरह के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी, जितनी बारी, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सिंपल, मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक सेम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस आप अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ये मैंने 4 बार कनेक्ट कर दिया, तो मान लेता हूं कि ये 4 ओम था, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो 4/4। अगर मैं 3 बार कनेक्ट किया होता तो 4/3, 2 बार कनेक्ट किया होता 4/2, 5 बार कनेक्ट किया होता 4/5। यानी कि जब सेम रेजिस्टर को मल्टीपल टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जितने टाइम्स कनेक्ट किया जा रहा है उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। ये क्या है, ये है व्हीटस्टोन का पुल। आप में से ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, 12th में ही हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन का पुल होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। ये 2 तरह का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन अगर कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टर लगे होते हैं, कितने रेजिस्टर्स होते हैं, बल जल्दी से बताओ। हाँ, व्हीटस्टोन, किसका फिर से कॉल आ रहा है यार, एक सेकंड।
चलो भाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस होते हैं? साफ साफ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, तो 4 रेजिस्टेंस हैं। बैलेंस्ड क्या होता है? बैलेंस्ड होता है तब जब P अपॉन R का रेशियो, मतलब P R यहाँ पर लिख लिया, R1 R2 R3 4 कुछ भी लिख लो यार, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। यही अगर मैं यहाँ R1 R2 R3 और R4 लिख लूँगा तो वही सेम चीज़ हो जाएगा। R1 अपॉन R2 का रेशियो अगर R3 अपॉन R4 के बराबर है तो बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड है। और उस केस में यहाँ पे ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? अभी बताते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर आपका करंट ही चेक करता है। सर अमीटर क्या करता है? अमीटर क्या करता है फिर? तो अमीटर भी आपका करंट ही चेक करता है, ठीक है। तो अंतर क्या होता है गैल्वेनोमीटर और अमीटर में? कोई बताना चाहेगा? गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का करंट को आपको मेजर करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड होगा तो इसमें कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसको अनबैलेंस्ड करना होगा अगर यहाँ बीच से करंट को फ्लो करवाना है तो। ठीक, क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ जी का लॉ देख लेते हैं। किरचॉफ जी ने 2 नियम दिए थे। किरचॉफ जी ने 2 नियम दिए थे। पहला जो इनका नियम बोलता है, फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ करंट बोलते हैं। लॉ ऑफ करंट। इसके हिसाब से, मतलब इस लॉ के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा वो टाइप है ना, और ये एक बीच में सेंट्रल नोड है। यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, मान लेते हैं I1, यहाँ से जा रहा है I2, यहाँ से जा रहा है, या फिर यहाँ से जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी ना हो, I3। ठीक है, दूसरा केस ले लेता हूँ यहाँ पे, भाई सेम केस ही है। अब यहाँ पे क्या है? I1 आ रहा है, ठीक है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है। तो इनके हिसाब से, पहले लॉ के हिसाब से, कि करंट कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। करंट लीविंग द नोड, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब? ये नोड है, ये नोड है, करंट आ कितना रहा है? I1, और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। जा कहां से रहा है? I2 और I3 जा रहा है यहां से, नोड से। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यहां पे क्या लिख सकता हूं? करंट कितना आ रहा है नोड पे? I1, और I3 आ रहा है, और जा कितना रहा है? I2। बहुत सिंपल है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। ये करंट जितना आएगा वो बराबर होगा जितना जाएगा। इसको लॉ ऑफ करंट बोलते हैं। और एक होता है दूसरा लॉ, जिसको लॉ वोल्टेज या फिर वोल्टेज लॉ बोलते हैं, जिनके हिसाब से, जिनके जिस लॉ के हिसाब से सिग्मा है, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस। ये भी क्लास 11th 12th का ही टॉपिक है आपका, किरचॉफ्स लॉ, लेकिन क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए उतना ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ये 0 के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा V फॉर अ क्लोज लूप इज 0। वैसे अभी सेकेंड लॉ तक मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले, मैंने अभी तक सिर्फ पहले लॉ पे ही क्वेश्चन देखा है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आज के, और यहाँ इसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक गर्म करने वाला और एक चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कल पढ़ेंगे। कल का जो पूरा हमारा आखिरी लेक्चर होगा, ना सिर्फ फिजिक्स का बल्कि पूरे बैच का, वो कल होगा, ठीक है। और वो होगा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत छोटा सा है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले अगर पूछा किसने करी थी? जेम्स पी जूल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं आज के लेक्चर में। पहला Q इज इक्वल्स टू IT, दूसरा W इज इक्वल्स टू QV, और तीसरा V इज इक्वल्स टू IR। ये 3 फॉर्मूले पढ़े। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पावर क्या होता है? पावर हमने पढ़ा था, ठीक है। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कितना काम कर रहे हैं आप कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज पावर।
अब वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्यू वी लिख दूंगा और टाइम टी, ठीक। और क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी क्या होता है, क्यू अपॉन टी आई होता है, आई करंट। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, बन गया, ठीक है। अब इसी को मैं और अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके। जैसे V इज इक्वल टू आई आर इस फॉर्मूले में रखूंगा तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, ये भी बन सकता है। या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और यहाँ पर फिर मैं वो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, वही सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीके हैं। अब हीट क्या होती है, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं। भैया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझे नहीं समझे, तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जैसे पंखा है, गर्मियों का टाइम आ रहा है, आ गया है, तो पंखा चलाते हो, फिर उसके बाद पंखे को टच करो, गरम गरम लगेगा, क्यों, पंखे का काम गर्मी देना था क्या ना, हवा देना था, तो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि करंट फ्लो हुआ और करंट अपने साथ गर्मी भी लेके आता है, करंट अपने साथ गर्मी भी लेके आता है। उसी गर्मी वाले इफेक्ट को, हीटिंग जो इफेक्ट है उसका, उसी को पढ़ना है, क्योंकि उसके यूज़ भी करते हैं। अब जैसे पंखा है, पंखे में तो क्या ही यूज़ है, पंखा गर्म आ गया तो, लेकिन बहुत जगह है, जैसे सर्दियों में तुम रॉड का यूज़ करते हो, रॉड का यूज़ करते हो पानी गर्म करने के लिए, वहाँ पे है, आपने सॉकेट से कनेक्ट किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, अब वो जैसे ही गर्म होगी, क्यों गर्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, पानी भी गर्म हो गया आपका। यहाँ पे तो यूज़ है, यहाँ पे तो यूज़ है ना, तो फिर तो यूजेस भी हैं इसके। तो हीट जो है पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर क्या है, V इंटू आई और T, और V इज इक्वल टू आई आर सब्सटीट्यूट किया मैंने यहाँ पर आई टी, और ये क्या निकल के आएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे हम देखते हैं फ्यूज़ वायर में, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे फ्यूज़ वायर हम लगा देते हैं, जैसे ये होता है ना, जैसे इसमें कटआउट में, तो कटआउट में ऐसे करके हम नहीं लगा देते हैं फ्यूज़ वायर, ठीक है, कटआउट में फ्यूज़ वायर लगा देते हैं, और जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है ये मेल्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब ओपन और क्लोज्ड क्या होता है, तो देखो, क्लोज्ड का मतलब, क्लोज्ड सर्किट का मतलब होता है कि वो पूरा है, स्विच ऑन है। अच्छा ध्यान रखना, स्विच को ऐसे दिखाते हैं फिजिक्स में, स्विच को ऐसे दिखाते हैं, अगर डॉट नहीं लगा हुआ है तो क्लोज्ड है, और अगर ओपन सर्किट है तो ऐसे डॉट लगा होगा, ठीक है, स्विच ऑन नहीं है, तो इस स्विच का सिंबल होता है ये। तो अब अगर एकदम से मान लो मेरा टीवी है, ठीक है, मैं एकदम इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहा हूँ, एकदम से भयंकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी किसने, जहाँ से बिजली आती है, बिजली घर से, बिजली घर वाले क्या भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन भेजते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस भेजते हैं, ठीक है, वो एनर्जी भेजते हैं, सो दैट वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। अब एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई और एकदम से पता चला इसमें आगे फूक जाएगा बेचारा, ये तो इंडिया पाकिस्तान मैच फिर तो मैं नहीं देख पाऊंगा, चाहे फ्रिज फूक जाएगी, टीवी फूक जाएगी, सब कुछ फूक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा आपका करंट आएगा तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रखेंगे हम, एक ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि गलनांक बहुत कम हो, जरा सा इसका करंट बढ़ेगा और करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करते ही, तभी आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। गर्मियों में आए दिन कहीं फ्यूज़ वायर टूट रहा है, कटआउट का ये सब हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप जब ज़्यादा लोड बढ़ाओगे भैया, लोड बढ़ेगा तो बेचारा वो झेल नहीं पाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा, फ्यूज़ वायर टूट जाएगा, बिजली चली जाएगी, फिर जाना धूप दोपहर में, भरा दोपहरी में 2 बजे हैं इलेक्ट्रिक बिजली वाले के पास कि भैया ठीक कर दो, अब वो बोलेगा आ रहे हैं अभी खाना खा के, फिर वो तुम देखोगे थोड़ी देर में वो आ ही नहीं रहा, फिर तुम गए, पता चला दुकान में वो कुर्सी में सो रहा है, फिर तुम गए, तो ऐसा जो है तुमको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए बेटा गर्मी आ रही है पहले बता दे रहे हैं, ठीक ठाक कर लेना अपना सब, नहीं तो बहुत रहोगे। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट एंड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट के केस में करंट जो है हैविली इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीजेस शार्पली, बहुत ज़्यादा एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता है शॉर्ट सर्किट के केस में। जैसे कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट हम टंजस्टन का बनाते हैं, क्यों, इसका सिंबल W होता है। अभी मैंने पूछा भी था कि W किसका सिंबल होता है, तो मतलब टंजस्टन का सिंबल क्या होता है, W।
तो ये जब होता है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये हीट करने की वजह से ग्लो कर जाता है, हीट करने की वजह से ग्लो कर जाता है। और इस यूज़ को, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ में ले आते हैं किसमें? बल्ब में। ठीक है, इसको हम ले आते हैं बल्ब में, यूज़ में। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? हाँ, क्लियर? सर आता ही नहीं है, 2-3 दिन बाद आता है। अच्छा अच्छा, वी गार्ड बेस्ट है बेटा। पूछा किसी ने तुमसे है? पूछा किसी ने तुमसे? तो यहाँ पर फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। तो अब जब हम इसको पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा तो उसको हम यूज़ में ले आते हैं। क्वाइल इज़ बेटर में, क्वाइल इन हीटर इज़ मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? निकल और क्रोमियम का आपका एलॉय होता है, उसको यूज़ करते हैं। बिकॉज जब, जैसे कि नहीं, मैंने हीटर में जो, जहाँ मुझे करंट लगा था, तो हीटर में ताप तो रहा था मैं सर्दियों में, तो उसमें क्या होता है? गर्मी आती है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा करंट, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था, है ना? क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ें? चलो भाई, तो बस आखिरी हमारा टॉपिक है आज का, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, पावर तो यार ये देख ही चुके हैं अभी, इसको क्या ही देखना है, ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो क्या चीज़, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका ओपन होगा, ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, शायद मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये क्लोज्ड होगा, ये जिसमें कि डॉट लगा होगा। ठीक है, क्लोज्ड, और ये ओपन। ठीक, ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। सर्किट पूरा है, सर्किट पूरा है मतलब करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे सर्किट ओपन है, ओपन है मतलब कि या तो ब्रेक है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेक है आपका। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का बता दिया था, यानी जो आपका ये होता है ना, इस ये सेल होता है आपका, ये तो मैंने बता दिया था, इस सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्विच को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? ये इस तरह से जो होता है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इस तरह से जो होता है, ये जो होता है, ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बल्ब को। खैर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे आपने बिजली का बिल भरते होंगे, तो कितना आता है बिल आपका? सबका जल्दी बताओ कितना बिल आता है? 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, कितना बिल आता है आपके घर का? तो वो यूनिट क्या होती है? वो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना खपत आप कर रहे हैं एनर्जी का। एक यूनिट का मतलब ये होता है। तो 1 किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, सिंपल। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये होगा। सवाल करो जरा एक ये। मुझे पता तुम बोलोगे सर सवाल करना बताया तो हो नहीं, लेकिन तुम करो। ठीक है, हम तुमको ऐसे सीधा ही तालाब में डालेंगे, तैरना तुम्हें अपने आप आ जाएगा। बताओ जल्दी से। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, यहाँ पे क्या करना है, 30 मिनट तक तुम एक अप्लायंस चलाते हो, टोस्टर है, ठीक है, 30 मिनट तक डेली चलाते हो, 1 महीने तक। पावर उसका है 1200 वाट। ठीक है, पावर 1200 वाट है, 30 मिनट तक चलाते हो डेली, डेली मतलब 30 दिन तक, 1 महीने तक। तो 1 महीने में कितना खर्चा आएगा तुम्हारा, अगर 1 यूनिट का कीमत 4 रुपये है? बताओ, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से सभी लोग। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं। अच्छा बेटा, नाम नोट किया जाए जरा सत्यन मोदक का। हम टोस्ट नहीं करते हैं, तो हम कर दें? आओ बताओ, हम कर दें? फ्री है क्योंकि पापा जी हैं। अच्छा, पापा जे ही हैं। ओहो हो, ठीक। हमारी बिजली ऑफिस वालों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, इतना कंप्लेन किया इसलिए। आंसर मत देना, सब कुछ दे डालना कमेंट में। हाँ, तो अभी मैंने बताया 1 यूनिट का मतलब होता है, देखो मुझे पहले यूनिट निकालना पड़ेगा कि 1 यूनिट का 4 रुपये, तो मैंने कितने यूनिट का कंजम्पशन किया इस टोस्टर ने मेरे। ठीक है, तो मुझे यूनिट निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, है ना? ये क्या है? वॉट है, तो इसको मुझे किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो 1200 को 1000 में भाग दिया, तो ये जो वॉट है किलोवाट बन गया। 30 मिनट है, घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 30 मिनट बटा 6 मतलब 60 करूँगा, घंटा आ जाएगा। घंटा आ गया, तो 1 यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो इससे मुझे क्या पता चल जाए कितना यूनिट का कंजम्पशन हुआ। तो यहाँ से, और कितना दिन हुआ पहले तो रुक जाओ यार। ठीक है, तो ये तो इसलिए 2 0 2 0 कटा, 1 0 1 0 कटा।
ठीक है, 3 दूनी 6 हुआ ये 6, सिंपल। तो 6/10 आ गया यहाँ से। 30 मिनट तक हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक? 30 दिन तक। 30 मिनट तो यूज़ नहीं हुआ है, 30 मिनट हर दिन यूज़ हुआ है, यानी 30 दिन तक यूज़ हुआ, तो 30 का भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 18 यूनिट यूज़ हुई है। और 1 यूनिट का 4 रुपया, 18 यूनिट का 72 रुपया, यानी 72 रुपये का कंजम्पशन किया इसने टोस्टर ने। अब एक आखिरी चीज़, वो चीज़ ये है कि आपने सुना होगा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, है ना, अर्थ वायर। क्या होता है ये? क्या होता है ये? तुमने देखा होगा कभी कभी जो हमारे इलेक्ट्रीशियन आते हैं, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रीशियन का नाम कल्लू है, ठीक है, तो जब हमारा कल्लू इलेक्ट्रीशियन आता है तो कल्लू क्या करता है? कल्लू जो है ये वायर को, काले वाले को टच कर लेता है, उसको करंट नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कल्लू है, इसलिए नहीं। इसलिए नहीं लगता बिकॉज इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है, विभवांतर नहीं है इसमें। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम इसको टच करने चले जाओ और तुम्हें करंट नहीं लगेगा, लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है जितना ग्राउंड का होता है। और हमें पता है करंट तभी फ्लो करता है जब जो आपका करंट होता है वो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब, ठीक है, क्लियर। ये होता है हमारा ब्लू वायर, जो नीला नीला आप तार देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका ब्लू वायर, ठीक है। यूजुअली एक सेकंड, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आई थिंक अलग तरीके से कर रखा है, ठीक है। लाइव वायर है, इसको ऐसा कर लो, इसको न्यूट्रल कर लो। वैसे यूजुअली ब्लैक को न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल को ब्लैक से दिखाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर ब्लैक कर लो, ठीक है, और इसको कर लो लाइव और रेड। चलो यार, तो ऐसे ही करना है तो कर लो, लेकिन यूजुअली होता ये है कि जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर, उसको हम रेड रखते हैं यूजुअली, ठीक है, जनरली। और जो न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, जो न्यूट्रल वायर होता है उसको हम ब्लैक रखते हैं, और अर्थिंग वाले को तो ग्रीन रखते हैं, ठीक है। जो अर्थ वायर होता है, या फिर इसी को ही हम अर्थ वायर को और क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वायर, ठीक है, इसको हम ग्रीन रखते हैं। तो जो ब्लैक वायर होता है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ हटा नहीं रहा हूँ, अपने हिसाब से समझ लेना, लेकिन मैं ऊपर वाले में बता देता हूँ आपको। तो जो आपका न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, न्यूट्रल वायर में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, तो करंट नहीं होगा, लगेगा। लाइव वायर में झटका लगता है जोर का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा ज़्यादा क्रिएट होता है इसमें, वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इसको टच करना खतरे से खाली नहीं होता है, तो वेरी हाई वोल्टेज होता है ये। और ये अर्थिंग वायर किस लिए होता है? अर्थिंग इसलिए होता है, अगर मान लो, क्योंकि जो लाइव वायर है ना, गलती से इसका जो इंसुलेशन होता है, आपको होता है ना, तार के ऊपर ऐसा प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा रहता है, इंसुलेशन निकल गया किसी कारणवश, वो डायरेक्टली मेटल बॉडी से टच हो गया, अगर गलती से टच हो गया तो क्या हो जाएगा? गलती से टच होने की वजह से पूरा अप्लायंस में करंट आ जाएगा। जैसे आप मान लो प्रेस कर रहे हो, और प्रेस का जो लाइव वायर है वो गलती से ऐसे टच हो जाए, तुम पता चला लगाया जैसे सॉकेट में, जैसे ही प्रेस लगाया तो प्रेस को तुमने टच किया, आए हाय, वही जो पहली वाली स्लाइड थी क्लास की, जोर का झटका हाई जोरों से लगा बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए एक ग्रीन मतलब अर्थिंग वायर होता है, जो डायरेक्टली मेटल की बॉडी से टच करवा के रखा जाता है, कि अगर मान लो कि किसी केस में मेटल में अगर करंट आ, मतलब उस अप्लायंस में करंट आ जाए गलती से, तो वो सारा यहाँ पे फ्लो हो जाए। तो सर अगर मान लो हम यहाँ पर पकड़ लें तो हमसे भी तो फ्लो हो सकता है ग्राउंड में, क्योंकि ये अर्थिंग वायर क्या करता है, अर्थ से कनेक्टेड, और सीधा सीधा पूरे करंट को अर्थ में डाल देता है, अर्थिंग, ठीक है। वो हमारे में इसलिए नहीं फ्लो होगा बिकॉज हमारे में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है उसको, और ये जो होता है रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है। करंट हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, तो पूरा करंट जो है आपका, कभी आपने देखा होगा जो हमारी ये होते हैं प्लग वगैरह में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला ये जो होता है, ठीक है, तो ये बड़ा लंबा और मोटा होता है, लंबा और मोटा, सो दैट ये सीधा घुस जाए, जो उसमें वो बोर्ड होता है सबसे पहले घुसे ही है, ठीक है। तो जब सबसे पहले घुस जाएगा तो इससे ये होगा
कि अगर मान लो कोई कोई भी इस तरह का करंट है, फ्लो हो रहा है, तो सीधा सबसे पहले अर्थ में चला जाएगा वो, बजाय कि वो अप्लायंस में है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है, किसको, अर्थ वाले को। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में डाउट आए, या फिर चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, चार्जर वगैरह तुमने देखे होंगे मोबाइल के, उसमें क्यों नहीं होता है? उसमें ये पिन क्यों नहीं होते? उसमें दो ही क्यों होते हैं? उसमें दो ही क्यों होते हैं, बताओ जल्दी से। उसमें दो ही पिन क्यों होते हैं? इसमें जैसे 3 पिन थे, 2 ये सेम साइज़ के थे, सेम थिकनेस के थे, सेम मोटाई के थे, लेकिन अर्थ वाला थोड़ा सा लॉन्गर था और थोड़ा सा ज़्यादा थिक था ये। तो क्यों था वो हमने समझ लिया, क्योंकि करंट अगर मान लो आ गया तो वो फ्लो हो जाए। इसमें क्यों नहीं है? चार्जर में, मोबाइल का जो चार्जर है उसमें, बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर रबड़ यूज़ करने से तो झटका नहीं लगता, मतलब रबड़ तो भाई, रबड़ इंसुलेटर होता है ना, रबड़ इंसुलेटर होता है ना। क्लियर? सर विदाई तो कर दी मुझे। अच्छा, विदाई आज नहीं, संडे को होगी, संडे को। कल्लू इलेक्ट्रीशियन क्लास में है, बोल रहे मुझे क्यों थोड़ा। अच्छा, तुम सच में पहले थे या तुमने यूज़र नेम चेंज किया? बताओ जल्दी से। हैं? क्यों तुमने नेम चेंज किया ना? तो यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा करंट, जल्दी से बताओ। प्लास्टिक बॉडी है चार्जर में भैया, इसमें कौन सी मेटल बॉडी थी? इसमें तो प्लास्टिक बॉडी थी, वो प्लास्टिक बॉडी से नहीं, क्योंकि इसमें करंट इतना कम होता है कि लग भी जाएगा ना तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं हमें, कि अगर लग भी जाएगा तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे होता क्या था ना, अब जैसे कि मेरा एक लैपटॉप था पिछला वाला, ठीक है, पुराना वाला लैपटॉप था। अब उस पुराना लैपटॉप में क्या था कि जैसे जब मैं सेशन लेता था या फिर इन जनरल भी, तो पता है वो जैसे मैं चार्जर कनेक्ट करता था और जब मैं टच करता था चार्जिंग के टाइम पे माइक को, भाई वो माइक करंट देता था मुझे, जो भी मेरे पास माइक है, क्योंकि कोई ना कोई लाइव वायर जो है वो टच हो रहा था। वो ज़्यादा नहीं था लेकिन टच करते वो करंट झटके देता था। ठीक है, तो वो इसी उसी केस में होता है, तो उतना बड़ा झटका नहीं होता है कि वो एकदम कुछ, है ना, फेटल भी हो सकता है। तो लेक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बताओ एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में? पहले एसएससी के करेंगे, बाद में इसके करेंगे यूपीएससी के। तो इट इंक्रीजेस शार्पली, ठीक है। रुक जाओ, पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चंस एसएससी के, दिन आते हैं इस पर। चलो भाई बताओ आंसर। लाइव क्लास हो रहा तो मेरा क्या, मैं तो, अच्छा सरकार। हाउ मच वोल्टेज इज नीडेड फॉर द 3 सॉकेट? यूजुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रखा जाता है ना, यूजुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका लाइव और जो न्यूट्रल वायर है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है दैट इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रखा जाता है उसमें, ठीक है। और हाँ यार, ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्टिक नर्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने रेटिना मारा था पहले, रेटिना ही सही है उसका, रेटिना ही सही होगा कल वाले का, ध्यान रखना। ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है रिक्वायर्स कितना एम्पियर करंट फॉर टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग? तो 5 एम्पियर करंट चाहिए होता है इलेक्ट्रिक आयरन को शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट का एसआई मात्रक क्या? सीजीएल 2022। तो आप देख रहे हैं कि थोड़े से बेसिक टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आंसर होगा इसका ओम होता है आपका रेजिस्टेंस का, एम्पियर होगा, ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? फैरेड, ओम मीटर, कूलॉम या फिर एम्पियर? तो फैरेड होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, संधारिता इसको हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओम मीटर किसका होता है? ओम मीटर होता है आपका रेजिस्टिविटी का, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। कूलॉम होता है चार्ज का, ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही पूछा था, एम्पियर करंट का होता है, एमीटर से मेजर करते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे। मिस्टर पटेल के बारे में सवाल है ये। बताओ जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग। PYQ पार्ट 5 कब आएगी? जल्दी, आपको टीज़र भी देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग 5 दिन और 5 नाइट का एक्सकर्शन, मिस्टर पटेल प्रोवाइडेड ऑल स्टूडेंट्स विद बैटरी पावर्ड flashlight. He also gave them some extra batteries to use the spare. Then Mr. Patel asked them whether they know how the batteries will produce electricity and help them. What do you think the correct answer to this question is? तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में। इन इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोडिंग कैन नॉट बी कॉज्ड बाई। इलेक्ट्रिसिटी में ओवरलोडिंग किसके से नहीं हो सकती है। बहुत सारे अप्लाइंसेज एक ही सॉकेट में लगा दोगे तो क्या ओवरलोडिंग होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। एक्सीडेंटल हाइक हो जाएगा वोल्टेज सप्लाई में, एकदम से बहुत वोल्टेज आ जाएगा, हाई वोल्टेज, तो तब भी होगी, ठीक है। तो दूसरा भी होगा। लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कमिंग इन कॉन्टैक्ट थ्रू अ हैवी रेजिस्टेंस। SI unit of which fundamental quantity is named in the honor of Charles Augustin Coulomb। अच्छा, कूलॉम लॉ में थोड़ा बताना भूल गया, रुकना भी। कूलॉम लॉ यार मैंने करवाया था जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने कूलॉम लॉ के बारे में आपको बताया था, ठीक है। याद आया आपको? क्यों? कूलॉम लॉ के बारे में मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। कूलॉम्स लॉ के बारे में वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और वो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ये एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये चार्ज हैं, Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो इनके ये मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था अगर आपको याद हो, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, फोर्स जो लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी कुछ इसी तरह होता है। वहाँ प्रोडक्ट ऑफ मासेज होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डिस्टेंस नहीं मापेंगे, ये वाली ना, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तभी आपको याद हो एक क्वेश्चन किए थे हम लोग कि दो इस तरह के कुछ रखे थे ना मासेज, तो उनके रेडियस कितनी थी? 2 मीटर, 1-1 मीटर थी दोनों की। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन देम कितना लिया था? 2 मीटर लिया था, क्योंकि सेंटर के बीच की डिस्टेंस। हम इनके ये नहीं बोलेंगे कि डिस्टेंस 0 है इनके बीच में, नहीं है। इनकी रेडियस भी हम काउंट करेंगे बिकॉज सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। ये करो तो आंसर क्या होगा? ग्रीक लेटर ओमेगा इज यूज टू रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से, और कंडक्टेंस को तो C से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेजिस्टेंस को, ठीक है। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हाँ, ओके, ठीक। ध्यान रखना कंडक्टेंस की यूनिट मो और ओम इनवर्स होती है, या फिर इसको हम सीमेंस भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम सीमेंस भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। मिली एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज इक्वल टू मैनी एम्पियर। मैनी एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर होगा। मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर 0.001 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। वाई इज इट ऑलवेज एम्फोसाइज नॉट टू टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से टच क्यों नहीं करना चाहिए? जल्दी से बताओ, गीले हाथों से टच क्यों नहीं करना चाहिए? फोर्टी 45 का बी। शिवा, देवस्मिता, विकास, दीपांशी, शिवा, सबका सही है। सर फेस्टिवल की नोट्स अपलोड नहीं हुई। अच्छा, नोट्स ठीक है, नोट्स अपलोड करवा देंगे।
और आज समझ लो हमारे यहाँ गंगा मेला है, ठीक है। गंगा मेला मतलब होली से भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है गंगा मेला हमारे यहाँ पे। और तुम समझ रहे हो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, है ना, और तुम फालतू कमेंट कर रहे हो। वाई इज इट ऑलवेज, तो क्यों ऑलवेज कहता है? वाटर कैन कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। बाकी और इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। मीरा शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, नए घर में गई मीरा, एंड वॉज फिक्सिंग लाइट बल्ब इन हर अपार्टमेंट, लाइट बल्ब्स वो कर रही हैं। वन ऑफ द थ्री bulbs she fixed did not light up. Upon testing, she realized that it showed a case of fused bulb, so she bought a new one, which then lit up perfectly. Select the correct option that describes. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नहीं ग्लो हो रहा था वो फ्यूज्ड बल्ब था। तो स्विच फॉर द बल्ब वॉज, अरे भैया उसका फ्यूज़ ख़राब हो गया था यार, फिलामेंट जो है अंदर का वो ब्रोक हो गया था, ठीक है। फिलामेंट जो होता है जो टंजस्टन का बना था वो ख़राब हो गया, तो लाइट वो नहीं बल्ब जलेगा, सिंपल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, वॉट, पावर, ओम, रेजिस्टेंस और एम्पियर करंट। देख लो एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ करंट की यूनिट क्या है, और तुम ये बोलते हो कि सर स्टेनो के लिए अलग से बैच ला दीजिए, सर एसएससी जेई के लिए अलग से पढ़ा दीजिए, हैं? जब एसएससी खुद इतनी जद्दोजहद नहीं करना चाहता है कि वो एसएससी जेई में थोड़ी सी अच्छी साइंस पूछ ले, बाकी कंपैरिजन वही क्वेश्चन CHSL और CGL वाले उठा के रख देता है, तो तुम का इतनी जद्दोजहद करना चाहते हो भाई, या हमसे क्या करवा रहे हो? सेम चीज़ ही है, अब देख लो वही क्वेश्चन भी CGL CHSL में किसी में आया था, वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो ना अभी अगर कहीं कहीं जेई क्वेश्चन है, जेई में तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि साइंस में, अरे चलो साइंस में फिजिक्स में एटलीस्ट अच्छे क्वेश्चन आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू IT, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर B। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट या फिर कंडक्टर? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए उपयोग के लिए की जाने वाली उपकरण की पहचान करें। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? ओके, चेंज करने के लिए तो हम रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको। 51 इसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाओ ना प्लीज़। क्यों भाई सिविल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाएं हम? सिविल इंजीनियर हैं क्या हम जो सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़ा देंगे? या फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि सिविल इंजीनियरिंग की क्लास चलाओ किसी से, वो बोल रहे हो तो बात अलग है। बताओ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस ही डिड एक्सप्लेन, उसके लिए 1921 में नोबेल भी मिला इनको। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये कहाँ से पता चला? यहाँ से तो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चला, यहाँ से हमें जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे वेव नेचर के बारे में पता चला, तो ये तो गलत होगा फिर। हर्ट्ज ने एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और माइकल फेरेडे कल पढ़ेंगे इनके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और कल इनके बारे में पढ़ेंगे। रो क्या बताता है? आप आंसर कर दोगे कूलॉम्स लॉ कि कहाँ पर एप्लीकेबल है, बताओ। जो कूलॉम का नियम है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, जल्दी से आंसर बताइए। तो बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, नीदर पॉइंट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिटवीन 2 डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो जब दो चार्जेस इतने छोटे हैं, इतने छोटे यूनिट के हैं, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, सच सेंटर ना मान के, बस वो पॉइंट हैं, बस वो पॉइंट चार्जेस। तो दोनों के लिए ये आपका एप्लीकेबल होता है कूलॉम्स लॉ। विच फिजिसिस्ट वॉज फेमस फॉर गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट? यार ये तो आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी। फॉर डोमेस्टिक टैरिफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर डी। 59 पे आ जाओ, करो इसको ज़रा, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस है आपके पास इक्वल आर 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 आर, ठीक है, और आप कॉम्बिनेशन, मतलब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए। कौन सा कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको, बताओ।
और रेलवे ग्रुप डी के लिए कह तो नहीं सकते, बिकॉज उसमें थोड़ा सा हायर लेवल चला जाता है ग्रुप डी में, बस ये होता है ना। ग्रुप डी में थोड़ा सा बस हायर लेवल चला जाता है। चलो तो अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व, एक सेकेंड। तो हमने चारों को क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब देखो हम केसेस लेते हैं, चारों को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो 4R आ जाएगा। 4R तो है भी नहीं वैसे, कोई नहीं। दो सीरीज़ दो पैरेलल कर दें तो दो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 2R, और दो को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R/2। अब ये मत बोलना सर कैसे कर दिया, मैंने बोला था आपके, जैसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो जितने भी कनेक्ट करोगे तो उसका डिवाइड कर देना, लेकिन सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड पे। तो R/2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5R/2, 2.5R आ गया, ये तो होगा। चारों को सीरीज में कनेक्ट किया था, चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ये आ जाएगा। दो को सीरीज, दो को पैरेलल में किया था, अब 3 को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो ये आएगा, और एक को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे, ये ऐसे कर दो, ठीक है। मैं बना देता हूँ, रुको, यहाँ पे तुम्हें समझा ही देते हैं। कहाँ चला गया, ध्यान से समझना अभी। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, R और R को, ठीक। अब क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, या तो यहाँ से बीच से सर्किट को तोड़ दो, या फिर इस तरह से कुछ सर्किट को तोड़ दो, ठीक है। तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ, तो 3 सीरीज में हो गए और एक पैरेलल में। इनका 3R निकल आया, और अब पैरेलल में है दोनों, यानी 3R और ये R अब पैरेलल में हो जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो 1/3R प्लस 1/R निकलेगा। 3R आपका एलसीएम आएगा, 1 + 3 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3R/4, यही आएगा। कितना आ जाएगा ये, 3R/4 कहीं है, 3R/4 वैसे भी कहीं है नहीं, ठीक है, 3R/4 वैसे भी कहीं है नहीं। तो हम क्या करते हैं, 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, 3 को पैरेलल में कनेक्ट किया, और जो भी निकल के आया उसको एक के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये पैरेलल में तीनों, तो इनका कितना निकल के आएगा, R/3, और एक सीरीज में तो R कितना आएगा, 4R/3, यानी 1.33R। ये आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो तीनों ये तो बन रहे हैं, चौथा भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो दो सीरीज दो पैरेलल कनेक्ट कर लिए थे। आई थिंक यही होगा फिर, तो एक ही बचा ऑप्शन, जब तीनों हो रहे हैं तो एक ही बचा ना, सी होगा फिर। सिंपल से यही नहीं होगा, सारे हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, चारों को सीरीज कर लिया, चारों को पैरेलल कर लिया, दो को सीरीज दो को पैरेलल कर लिया, 3 को सीरीज एक को पैरेलल, 3 को पैरेलल एक को सीरीज कर लिया, है कि नहीं, ठीक। इफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बताओ, एक सेकंड का क्वेश्चन है ये, क्यों एक इन केस ऑल आर इन पैरेलल, तो भाई 4 है ना, तो चारों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो R/4 आ जाएगा ना, R/4 0.25R पहला वाला, ठीक, क्लियर। क्या बफेलो इन्वर्टर सबकी क्या हो गया, तो अच्छा एक लोगों ने कुछ आंसर दिया होगा और सवाई ने चेप दिया होगा, बहुत सही। ये सर सिविल इंजीनियरिंग क्लास चलाओ ना सर, आपका नोट्स बनाने का तरीका नहीं क्या अभी 2 के लिए, अच्छा देखते हैं यार, ठीक है। तो 4 रेजिस्टेंस है, 4 ओम के, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इनको, तो सिंपल 4/4, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई यहाँ पे, 1 ओम आ जाएगा। मैंने वही सेम चीज़, अगर तुम एक ही मैग्नीट्यूड के जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करवाओगे, जितनी बार कनेक्ट करवा रहे हो, बस उससे भाग दे देना उसका
आंसर आ जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द फेमस इक्वेशन, किसने दी थी 1905 में? ये ध्यान रखना, ये ईयर पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू व्हेन द लेंथ ऑफ वायर डबल। तो अगर हम लेंथ ऑफ वायर डबल कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग में क्या अंतर पड़ेगा बताओ? FRB कब से शुरू होगा भैया? FRB अभी नहीं होगा, अभी तो PYQ सीरीज होगा, देखेंगे FRB का बाद में, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब रेजिस्टेंस से निकालेंगे। अब मुझे बताओ, अगर वायर की लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा, ख़त्म। क्यों? बताए थे ना कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना करंट कम फ्लो होगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना ही करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो करंट अगर डबल और रेजिस्टेंस अगर डबल तो करंट आधा। Which of the following device is used to accelerate charged particles to high velocities? तो किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, किस उपकरण का यूज़ किया जाता है चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी देने के लिए? साइक्लोट्रॉन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है। रोज वही सेम आप क्वेश्चन पूछोगे 3.2 की बुक कब ला रहे हो, 3.2 की बुक कब ला रहे हो, रोज रोज वही मैं आंसर करता हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आता है। बोला रुक जाओ अभी थोड़ा, नहीं फिर वही तुम ही आगे कमेंट करोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1827 वॉज द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। तो ये जो ओम्स लॉ की डिस्कवरी करी गई थी 1827 में करी गई थी। तो किसके लिए जानते हैं इनको? इसके लिए है ना। रिलेशनशिप बताई थी करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो आप देख सकते हो V/I इज इक्वल टू R, यानी करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाओगे, वही जो भी हमने यहाँ पर किया था, करंट बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। फिर से वही साइमन ओम पे क्वेश्चन आ गया। वॉट किसकी यूनिट होती कर लोगे? इसमें से रेजिस्टिविटी की यूनिट किसकी हाईएस्ट होगी बताओ जल्दी से। रेजिस्टिविटी की यूनिट किसकी हाईएस्ट होगी? तो क्रोमियम और निकल से मिलके बना है नाइक्रोम, और मैंने बताया था एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है सिलिकॉन स्टेट मेटल से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सिल्वर तो सबसे ऊपर बैठा था, का सबसे अच्छा सुचालक था, कंडक्टर था, रेजिस्टिविटी तो कम होगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नाइक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इन 1834 हु प्रपोज्ड अ लॉ दैट स्टेट्स दैट द करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंज इन फ्लो अपोजेस द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग द चेंज। 1834 में किसने ये नियम दिया था कि करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंज इन फ्लो अपोजेस द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग द चेंज? तो ये बोला था हेनरिक फ्रेडरिक लेंज ने। डॉपलर इफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था। आंसर होगा हेनरी मॉजले का क्या था पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था 1913 में। इन्होंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी थी, है ना। और इन्होंने एक्सरेज का यूज़ करके, किसका? एक्सरेज का यूज़ करके एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट किए थे, ठीक है। ये कर चुके हैं, रिपीटेड है। 73 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर ऑफ करंट? तो 1 एम्पियर ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर करंट का फ्लो होता है जब 1 कूलम का चार्ज गुजरता है। 1 कूलम का चार्ज कब गुजरता है? जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब गुजरते हैं तब 1 कूलम का चार्ज और 1 एम्पियर का करंट आता है। हाँ जी, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं चारों को। कितना होगा, क्या करना है? सिंपल चारों को जोड़ देना। रुक जाओ, ठीक है, सिंपल 6 5 11 4 15 3 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई थिंक आप कर लेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ है? विच डिवाइस इज यूज टू इधर ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट? किसका यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे हम स्विच का, ऑप्शन नंबर सी। बताओ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ना भैया, श्रेयासी घोष जी, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सेम नहीं होते। कंडक्टेंस का मतलब होता है सुचाल, मतलब जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टेंस जो उसको अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस। जो कैपेसिटेंस होता है उसको बोलते हैं हम क्या? संधारिता हिंदी में। इट इज़ व्हाट? इट इज़ काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि कितना जो काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, स्टोरेज कितना एनर्जी का, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कितनी एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है, स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है।
तो वो अलग चीज़ होती है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। बिल्कुल लेंथ पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स हैं, अलग अलग होती है भैया, गलत है ये। सारे सिल्वर की, आयरन की, नाइक्रोम की, सबकी क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम थी क्या? रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। बस एक और आखिरी क्वेश्चन बता दो। Whose law states that at a junction in electric circuit, the sum of the current flowing into the junction is equal to the sum of current flowing out of the junction? माइकल फैराडे, जॉस सिमन ओम, विक्टर फ्रांसिस हेस या फिर गुस्ताव रॉबर्ट किर्चॉफ? तो ये किसने बोला था? फैराडे के बारे में कल पढ़ेंगे। इन्होंने तो V इज इक्वल टू आई आर दिया था। और ये होंगे किर्चॉफ। किर्चॉफ का जो पहला लॉ था वो क्या था? करंट लॉ। करंट जितना आ रहा है नोड में उतना जाएगा, ठीक है। और दूसरा वोल्टेज लॉ था कि वोल्टेज जो है उसका सम एक क्लोज्ड लूप में वो हमेशा ज़ीरो होता है। लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी जो क्वेश्चन से आप होमवर्क करेंगे, और होमवर्क कल आके दिखाना है आपको, क्योंकि आखिरी क्लास है। और सभी लोग कल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, है ना। चलिए भाई, एंड थैंक यू। जिसको बैच में एनरोल करना है कर सकता है ना। एंड बैटरी भी देखो ख़त्म हो गई। जिसको बैच वैच में एनरोल करना है कर सकता है। और काफ़ी लोग रेलवे वाले हैं, तो नहीं होगा तो मैं अलग से एक साइंस का भी, जो 3.0 में मैंने साइंस करवाई है उसका अलग से मैं साइंस का रिकॉर्डेड बना दूंगा, ठीक है। 3.0 की वो साइंस होगी, राइट। चलो भाई सर, थोड़ा दिमाग उधार मिलेगा परीक्षा के बाद, धोकर वापस। अच्छा बंधु मित्रा, धो के वापस करोगे? एनवायरनमेंट का मैंने बताया भाई, जिसको करना है यूट्यूब पे फ्री में तो वन शॉट पड़ा हुआ है। बाकी बैच वाला मैं करवाऊँगा, 2-3 लेक्चर लूँगा मैं, 2-3 क्लास, ठीक है। 2-3 क्लास में लूँगा और उसी से ख़त्म हो जाएगा आपका। वो बैच में रिकॉर्डेड डाल दूँगा मैं, ठीक है, 2-3 क्लास में। कल है बिल्कुल, है ना। तो कृष्णा मौर्य जी पढ़ा हुआ है लेक्चर एनवायरनमेंट का, तो वहाँ से आप कर लो, ठीक है। और जो रेलवे वाले हैं सैटरडे को सर क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। रेलवे भाई जितना आता है उतना ही पढ़ाएंगे। फ्लूइड्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना वो बर्नौली और पास्कल जितना था उतना ही, ठीक है। क्या 54 का बी होगा? बात तो सही है यार। एक बार मैं से ऑफिशियल आंसर की से एक बार और चेक कर लूँगा, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही लगेगा, ठीक है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का तो पहले मैं सिग्मा वगैरह निकालना पड़ेगा ना। 2 पॉइंट चार्जेस ही होगा इसका। फेयरवेल पार्टी देंगे, संडे के दिन आना, है ना। संडे के दिन 10 AM पे। चलिए करंट अफेयर देखते हैं रेलवे के लिए। टाइम मिला तो मैं करवाता हूँ रेलवे का भी करंट अफेयर, राइट।